हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा इससे रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कोश को देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, कोसल अहिच्छत्र। कोसल महाजनपद की राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राजा, सूची 2 राज्य। प्रधोत आपका हो जाएगा अवंती से, प्रधोत अवंती। उदयनवत्स प्रसेनजीत आपका हो जाएगा कोशल। अजातशत्रु मगध हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से सही सुमेलन है। सूची 1 राजा, सूची 2 राज्य। प्रधोत आपका अवंती से, उदयन आपका वत्स से, प्रसेनजीत आपका कौशल से, अजातशत्रु मगध से। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, अवंती। चंड प्रदोत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रदोत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रदोत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा था। अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, कलिंग में। खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इनके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उनके कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो आपका हो जाएगा अवंती। क्या था? अवंतिका, यानी आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमांक ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं, ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा आंसर सी आपका, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। प्रश्नगत मानचित्र में ABCD से क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इनकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इनके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती राजधानी माहिष्मती। आधुनिक इलाहाबाद तथा
बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इनकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंक महाजनपद के अंतर्गत थे। चंपा इनकी राजधानी थी। प्राचीन नगर को महाजनपद और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। ये उत्तर के माध्यम से देखते हैं। मध्यमिका नगरीय राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर वैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इनका भी उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में मिलता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो आपको हो जाएगा आंसर ए उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक पटना उत्तर में गंगा तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो आपको हो जाएगा आंसर ए चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी। एवं अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है। अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो आपका हो जाएगा आंसर सी उदयन द्वारा। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योम्न की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर बी ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 444 से 992 ईसा पूर्व था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। किससे संबंधित था? हर्यक कुल से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी मगध। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का
सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इनके समकालीन शहरों की अपेक्षा इनकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो आपका हो जाएगा, चलिए इसे उत्तर के माध्यम से देखते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिंपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। यौधेय गणराज्य का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणराज्य पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, वैशाली। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, चेटक लिच्छवी। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6वीं सदी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जो इस प्रकार है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो आपका हो जाएगा मगध, अस्मक और कंबोज। मगध, अस्मक और कंबोज, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें प्रमुख हैं
मगध, अस्मक, कंबोज, गांधार, सुरसेन आदि बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों शोषण महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका हो जाएगा अंगुत्तर निकाय और आपका हो जाएगा भगवती सूत्र, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा ए। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो आपका हो जाएगा आंसर सी आई क्षेत्र में। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहि क्षेत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थी, जबकि मथुरा सुरसेन की राजधानी थी। सोलह महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो आपका हो जाएगा आंसर डी सुरसेन। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपका हो जाएगा आंसर डी अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघनिकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। महागोविंद ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो आपका हो जाएगा आंसर सी चेदी की। 6ठी सदी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्व तथा उनके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इनकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिनकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो आपका हो जाएगा आंसर सी अस्सक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्सक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य स्थित था, जिनकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो आपका हो जाएगा आंसर बी राजस्थान में। 6ठी सदी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इनकी राजधानी विराटनगर थी। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आपका हो जाएगा आंसर सी गिरिव्रज राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इनकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इनके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आपका हो जाएगा आंसर सी राजगृह गिरिव्रज। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका हो जाएगा आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो आपका हो जाएगा आंसर डी कौशाम्बी। गिरिव्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में
क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी, जबकि कौशाम्बी परवत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासक ने के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। प्राचीन श्रावस्ती का नाम विन्यास किस आकृति का है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहेत महेत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इनकी हत्या भी उनके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन ने भिन्न ने कर दी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, हर्यक राजकुमार, जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। तो आपको हो जाएगा आंसर ए, अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अजातशत्रु। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। गिर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उनके 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 महाराजियों काशी कौशल के एकत्र करने मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इस सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम किया। पाटलीग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्सकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उसका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, शिशुनाग वंश। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वत्र त्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। मगध का कौन सा साम्राज्य अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, महापद्मनंद। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो आपका हो जाएगा, चलिए इसे उत्तर के माध्यम से देखते हैं।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई, शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी, तो उनके अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में से यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर शिशुनाग माना है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो आपको हो जाएगा आंसर ए मौर्य। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी कारण लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासक स्थापित हुआ। इनके उपरांत शुंग, कर्ण, गुप्त आदि ने शासन किया। प्रश्नानुसार निकटतम सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो आपको हो जाएगा आंसर ए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इनके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इनका हाथी गुफा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख साक्ष्य है। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपका हो जाएगा हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। विकल्पों में दिए गए राजवंशों का क्रम इस प्रकार है। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला था। नंद वंश आपका 344 से 321 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य वंश 321 से 484 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश आपका 484 से 75 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिनके दरबार में संबंधित था, तो आपका हो जाएगा आंसर ए बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महाधार्मिक उथल पुथल का कारण था। वैदिक धर्म बहुत जटिल
हो चुका था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दोनों ए और बी सही हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अनेक मत तथा दर्शकों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी परिव्राजक घूम घूमकर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कंफ्यूशियस, जरथुस्ट्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यंत्रों पर बहुत जोर था, जिनसे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यंत्रों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, यमुना। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर संस्थान है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। यह 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बनाया गया था। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद। तो आपका कुरु हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ, पांचाल हो जाएगा आपका अहिछत्र, कौशल आपका हो जाएगा साकेत, वत्स आपका हो जाएगा कौशाम्बी। इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलन है कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत और वत्स कौशाम्बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। महाजनपद, राजधानी। मत्स्य आपका हो जाएगा विराटनगर, कुरु हो जाएगा इंद्रप्रस्थ और शूरसेन हो जाएगा आपका मथुरा, अस्मक हो जाएगा आपका पोतन। इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। सूची 1 का सुमेल सूची 2 सही सुमेल है। तो आपका हो जाएगा मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, शूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, शूरसेन। सही सुमेल है कंबोज, राजपुर, हाटक, अस्मक, पोतन, पोटिल, शूरसेन, मथुरा, कौशल, साकेत तथा श्रावस्ती। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, 8। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के 16 महाजनपदों में से कुल 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। इनके नाम इस प्रकार हैं
कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सुरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल इस 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण का श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी निर्भर करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।